पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। 1909 का जो अधिनियम आया था उससे जो असंतोष फैल रहा था, जो मांगे पूरी नहीं कर पाया था, उनको लेकर ये 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था। 1911 में बंग भंग आंदोलन के रद्द होने की घोषणा होती है, जिससे मुस्लिमों में असंतोष फैल जाता है। लखनऊ पैक्ट में 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि होती है। 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस में पुनः एकता, यानी कि गर्म दल और जो नरम दल हो चुके थे, दो तरह से कांग्रेस बढ़ चुकी थी, उनमें भी एक हो चुके थे। और क्या हुआ कि कांग्रेस की फूट डालो राज करो की नीति कमजोर हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो होम रूल आंदोलन थी, मतलब देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही राज करेंगे, इसके लिए होम रूल आंदोलन शुरू हुए और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। इसी को लेकर 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। अब इसके कारणों के बारे में क्या करते हैं हम लोग, जांच करते हैं। भारतीय सचिव जो मोंटेग्यू थे, 20 अगस्त 1917 को भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधारों की घोषणा करते हैं, जिसे अगस्त घोषणा या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 इसी चेम्सफोर्ड घोषणा या फिर हम इसे माउंटेंग्यू घोषणा के बाद जारी हुआ। ये 1 जनवरी 2021 को लागू हुआ। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड जॉर्ज थे। प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात दोहरा शासन। इस समय जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक थे वो लियोनस कर्टिस थे। इसको लेकर आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में इसका बंटवारा किया गया। आरक्षित विषय वो हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय उसकी कार्यकारी परिषद को था, और हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो था वो भारतीय मंत्रियों के हाथों में था। अभी बात करते हैं इसके अलावा और क्या हुआ। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन यानी प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत होती है, जहाँ एक तरफ राज्य परिषद है, दूसरी तरफ केंद्रीय विधानमंडल है जो विधानसभा है। इसमें 60 सदस्य के राज्य परिषद में जो कि केंद्र की है, और ये केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके अलावा नीचे आकर बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ कि विषयों का क्या हुआ, बंटवारा हुआ, और इसी विषयों के बंटवारे में केंद्र सूची में 47 विषय और राज्य सूची में 50 विषयों को शामिल किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी 1919 के एक्ट में आता है। इसके लिए लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक कमीशन बनती है, जिसे शाही या रॉयल आयोग कहा जाते हैं। इसका गठन 1923 में हुआ। 1924 में ये अपनी रिपोर्ट देती है, और 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन की जो ये थी प्रावधान हो जाता है, जिसे आज हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं। इस तरह एक सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचक प्रणाली था उसका दायरा इसमें बढ़ाया गया। भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन या फिर सिखों के लिए जो थे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा का आयोजन अब से पहले लंदन में होता था, वो अब भारत में यानी पहली बार इलाहाबाद में 1922 में होना तय हुआ। इसके अलावा बात करते हैं महिलाओं के लिए सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। भारत में उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के पद का सृजन हुआ, जिसका कार्यालय लंदन में था। वॉइसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी, यानी कि अब ये जो थी ये 8 सदस्यों की हो चुकी थी। 5 ये 8 सदस्यों की थी, 8 में से 3 सदस्य जो थे वो भारतीय शामिल कर लिए गए थे। इस पूरे एक्ट में 1919 के एक्ट में 135 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा और क्या किया गया उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और इसमें किया गया, भारत सचिव और उसकी परिषद जो थी उसका वेतन ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। सबसे पहले भारत से दिया जाता था। भारत परिषद का आकार क्या था, वो घटा दिया गया था। 15 में से 12 सदस्य इसके अंदर हो चुके थे। भारत सचिव की शक्तियां कम कर दी गई थी, और भारत सचिव की जो शक्तियां थी वो इसराइल को हस्तांतरित कर दी गई थी। 1935 में तो आकर इसे वो भारत सचिव का पद ही खत्म कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत कैग का जो पद था वो सर्जित किया गया। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रावधान किया गया। साल 1921 में चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंस का नामकरण अलवर महाराजा जयसिंह ने किया था, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे, और प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। इसमें कुल 121 राजा इसके सदस्य थे, और हैदराबाद और मैसूर रियासत जो थी वो इसमें शामिल नहीं थी। इस एक्ट के बारे में क्या कहा था, तो कांग्रेस ने इसको अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर इसकी निंदा की थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता के लिए नवीन बंधन यानी बेड़ियों का नया जाल की से संज्ञा दी थी। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग आएगा। यह आयोग 10 वर्ष बाद ना आकर 8 वर्ष बाद ही आ गया था, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अभी साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। 3 फरवरी 1928 को ये भारत आती है। 7 सदस्यीय दल था, और सबसे बड़ा इसका विरोध का कारण यह था कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, और भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। इसका विरोध जो लाला लाजपत राय ने आयोग लाहौर में किया। 30 अक्टूबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय बोले थे कि मेरे ऊपर बड़ी एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। तो ये है 1919 का माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट।
इसके अलावा साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे, इसका जो ये अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, एडवन कैडोगन, वर्नोन होर्सोटन, डोनाल्ड हावर्ड, क्लीमेंट एटली, हैरी लेविलोसन और जॉर्ज लैन फोक्स जो थे वो इस साइमन कमीशन के सदस्य थे। तो ये था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट।